जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी 2018 शिफ्ट वाइज साइंस क्वेश्चन डिस्कशन में 25 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन की। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, उस वस्तु की औसत चाल क्या है? 6.17 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 5.17 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 5.17 पर सेकंड और चौथा ऑप्शन है आपका 5.17 मीटर पर सेकंड। बताइए ना बनेगा? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पीछे के कई सेशन में करवाया है और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि 4 सेकंड में 15 मीटर चलता है, तो यहाँ पे आपका T1 क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 4 सेकंड और साथ ही साथ D1 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी D1 हो जाएगा 15 मीटर और साथ ही 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, तो T2 कितना हो जाएगा आपका? 2 सेकंड और D2 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे गुरुजी 16 मीटर। मेरे मित्र, जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इसके योग को इसके योग से डिवाइड करेंगे, यानी कि जब आप टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको हम लोग एवरेज स्पीड यहाँ पे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ध्यान दीजिएगा, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 15 और 16 31 और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 6 हो जाएगा। मेरे मित्र, जब आप 31 को 6 से डिवाइड करेंगे ये आपका कितना आएगा? तो 5.166 के समथिंग आएगा, जिसको आप अप्रॉक्स क्या लिख सकते हो? 5.17 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल। ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है वनीला, दूसरा ऑप्शन है आंवला, तीसरा ऑप्शन है इमली, चौथा ऑप्शन है फिटकरी। बताइए ना बनेगा? आसानी से बन जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये सुगंध संकेतक क्या होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे और इससे पीछे के सेशन में मैंने आपको बताया भी, जो आपका सुगंध संकेतक है इसी को सूचक भी बोला जाता है, यानी कि सुगंध सूचक भी बोला जाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। और ये क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये आपका एसिड बेस इंडिकेटर होता है। क्या होता है? एसिड बेस इंडिकेटर होता है, यानी कि अम्ल क्षार सूचक का एक प्रकार होता है। आप कहेंगे कि गुरुजी ये क्या होता है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सुगंध संकेतक या सूचक वैसा पदार्थ होता है, सुगंध संकेतक या सूचक वैसा पदार्थ होता है जिसका स्मेल यानी कि सुगंध, जिसका स्मेल यानी कि सुगंध एसिड एवं बेस के साथ बदल जाता है, बेस के साथ बदल जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी उसको हम लोग सुगंध संकेतक या फिर सुगंध सूचक कहते हैं, या इंग्लिश में ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि सुगंध संकेतक या सूचक क्या है, आप कहेंगे एक प्रकार का एसिड बेस इंडिकेटर है। अच्छा, ये क्या होता है? तो आप कहेंगे वैसा पदार्थ होता है जिसका स्मेल सुगंध एसिड और बेस के साथ बदल जाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ जिसका स्मेल एसिड और बेस के साथ बदल जाएगा उसको हम लोग सुगंध संकेतक या फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोल सकते हैं। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है इसके मेनली 3 एग्जाम्पल होते हैं जहाँ से आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है प्याज, और दूसरा होता है वनीला इसेंस, और तीसरा होता है आपका लौंग का तेल। और भी होते हैं, बस आपको ये 3 याद में रखना है
कि जो आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है वो कौन कौन सा पदार्थ है, तो आप कहेंगे प्याज, वनीला, लौंग का तेल। यहाँ पे आप ETC लिख लेंगे, आपका काम बन जाएगा। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जा सकता है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में वनीला दिया हुआ है, तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो आंवला और इमली दिया हुआ है, तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइट्रस फ्रूट कहते हैं, यानी कि खट्टा फल कहते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में फिटकरी भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र कल ही मैंने आपको बताया है क्विज वाले सेशन में कि फिटकरी आपका क्या है, तो एक प्रकार का द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है आर्गन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रोमीन। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आवर्त सारणी के वर्ग 17 से संबंधित नहीं है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन में क्लोरीन की बात की जा रही है, और क्लोरीन किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे वर्ग 17 से संबंधित है। दूसरे ऑप्शन में आर्गन की बात की जा रही है, आर्गन किससे संबंधित है, आप कहेंगे कि गुरुजी ये वर्ग 18 में पाया जाता है। और आपके तीसरे ऑप्शन में फ्लोरीन दिया हुआ है, आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वर्ग 17 में पाया जाता है। और चौथे ऑप्शन में ब्रोमीन दिया हुआ है, आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी ये भी वर्ग 17 में पाया जाता है। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ग 17 से संबंधित नहीं है। आप कहेंगे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी जो आर्गन है वो वर्ग 17 से संबंधित नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार क्या है? 980 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 98 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 10 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 9.8 न्यूटन। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि m कितना है, 10 kg है। और आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, यानी कि W इक्वल टू वाट। मेरे मित्र हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी पृथ्वी सतह पर हम लोग g का वैल्यू कितना लेते हैं, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। और जब तक क्वेश्चन में जी का कोई और वैल्यू नहीं दिया गया रहता है, हम लोग क्या लेते हैं, तो सर इसी वैल्यू का यूज़ करते हैं। और आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 10 kg है, तो उसका पृथ्वी पर भार क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि सर जी W इक्वल टू होता है mg, m के जगह क्या रखेंगे 10, g के जगह क्या रखेंगे 9.8, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 98 न्यूटन। यानी कि पृथ्वी पर जिस किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है उसका भार कितना होगा, आप कहेंगे 98 न्यूटन होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही आसान सा सवाल ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है। ऑप्शन दिया हुआ है टेप वॉर्म्स, दूसरा ऑप्शन है राउंड वॉर्म्स, तीसरा ऑप्शन है फाइलेरियल वॉर्म्स और चौथा ऑप्शन है हुक वॉर्म्स। क्या होगा इसका आंसर, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा कृमि जो है वो हाथी पांव का कारण होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग हाथी पांव की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिफेंटाइसिस कहते हैं, या फिर इसी को क्या बोला जाता है, तो इसी को फाइलेरिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फाइलेरिया बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे एलिफेंटाइसिस या फिर फाइलेरिया ये किसके चलते होता है, यानी कि ये किसके चलते काउज होता है, तो आप सभी अपने माइंड में रखेंगे ये फाइलेरियल वॉर्म्स के चलते होता है, यानी कि फाइलेरियल कृमि के चलते हाथी पांव या फिर आप कह सकते हैं फाइलेरिया होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछे ये जो फाइलेरिया है वो फैलता किससे है, यानी कि स्प्रेड कैसे होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्प्रेड होता है वो मॉस्क्यूटो से होता है। किससे होता है सर, मॉस्क्यूटो से, यानी कि मच्छर से। तो ये दो डिफरेंसेस आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि फाइलेरिया इज काउज्ड बाय, यानी कि होता है किसके वजह से, फाइलेरियल कृमि के वजह से, और ये फैलता है, ध्यान में रखिएगा स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, और ये फैलता किससे है, तो सर मच्छर से।
और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये जो आपका फाइलेरियल क्रीमी होता है, जो आपका फाइलेरियल वॉर्म्स होता है, वो क्या होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका फाइलेरियल वॉर्म्स होता है ये पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी कि परजीवी होते हैं। और ये सामान्यतः क्या कहलाते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, ये सामान्यतः राउंड वॉर्म्स कहलाते हैं, यानी कि गोल कृमि कहलाते हैं। और मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये बताओ ये जो फाइलेरियल कृमि है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो फाइलेरियल कृमि होते हैं, यानी कि फाइलेरियल वॉर्म्स होते हैं, फाइलेरियल वॉर्म्स होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन सा, तो पहला होता है आपका बुचरेडिया ब्रैंकोफिट। पहला कौन सा होता है, बुचरेडिया ब्रैंकोफिट। दूसरा आपका कौन सा होता है, तो दूसरा होता है आपका बुरुगिया मलाई खाने वाला नहीं है सर, ये आपका एक प्रकार का क्या है, पैरासाइट्स है, जो किसका कारण बनता है, फाइलेरिया का कारण बनता है। और नेक्स्ट होता है आपका बुरुगिया तिमोरी। क्या होता है, बुरुगिया तिमोरी। तो आपसे जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछे, ये बताओ कि हाथी पांव या फिर फाइलेरिया किसके कारण होता है, तो आप कहेंगे फाइलेरियल वॉर्म्स के कारण होता है या फिर फाइलेरियल कृमि के वजह से होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, कहेंगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, बुचरेडिया ब्रैंकोफिट, बुरुगिया मलाई और बुरुगिया तिमोरी। और साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे, ये जो फाइलेरिया है ये एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे फैलता है, तो आप कहेंगे मच्छर के द्वारा फैलता है। कैसे फैलता है, मच्छर के द्वारा फैलता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से फाइलेरिया का कारण है, और वहाँ पे आपको ना तो फाइलेरियल वॉर्म्स मिलते हैं देखने को, और ना ही इन तीनों में से कोई एक भी आपको देखने को मिलता है। वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो सीधे सीधे गोल कृमि देखने को मिलता है। आप सभी वहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने जब ये बताया है कि जो फाइलेरियल कृमि होते हैं ये सामान्यतः गोल कृमि कहलाते हैं, तो उस केस में हमारा यही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान में रखिएगा, आप सभी इसको समझ भी रहे होंगे कि फाइलेरिया होने पे क्या होता है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसमें जो रोगी होते हैं उसका हाथ पैर जो है वो हाथी के पैर के जैसे मोटा हो जाता है, साथ ही स्किन क्या होता है, तो गुरुजी कड़ा हो जाता है। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है, आप कहेंगे अब तो सर हम लोग पूरी तरह से समझ रहे हैं, जो फाइलेरियल वॉर्म्स होते हैं वो हाथी पांव का कारण होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन है गामा किरणें, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, तीसरा ऑप्शन है अवरक्त विकिरण और चौथा ऑप्शन है अल्फा किरणें। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है इन चारों में से कौन सा सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, यानी कि हार्मफुल रेडिएशन है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग बात करते हैं सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण की तो हम सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो यूवी रे होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, या फिर हिंदी में पराबैंगनी किरण कहते हैं, ये क्या है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी ये जो है वो सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरणें हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि सूर्य से उत्सर्जित इस यूवी रे जो कि आपका हार्मफुल है, इससे आपको कौन बचाता है, आप कहते हैं सर जो ओजोन सरफेस है वो हम लोगों को बचाता है। आप कहेंगे कि सर ये किस महीने में हानिकारक है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर यूवी रे डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ जाए तो आपको स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है, और इसीलिए इसको क्या माना जाता है, हानिकारक रेडिएशन माना जाता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरणें कौन सी है, आप कहेंगे अल्ट्रावायलेट रे या फिर पराबैंगनी किरणें। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य के हानिकारक विकिरण से कौन सा सतह हम लोगों को बचाता है, तो आप क्या कहेंगे, ओजोन सरफेस हम लोगों को बचाता है। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है, तो आप कहेंगे स्किन कैंसर जैसा भयानक बीमारी हो सकता है।
और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, मैंने आपको पीछे के सेशन में बताया भी है कि इस यूवी रे का खोज किसने करा था। तो आप कहते हैं कि गुरुजी रिटर नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? रिटर नामक वैज्ञानिक ने करा था। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो यूवी रे है इसका उपयोग हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ एक केसेस में रोगियों के सेकाई करने में भी किया जाता है। तो आप सभी हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखेंगे कि सूर्य के द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरणें यूवी रे, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरणें कहते हैं, इससे हम लोग को कौन सा सतह बचाता है? ओजोन सरफेस बचाता है। इसकी खोज किसने करा? रिटर नामक वैज्ञानिक ने करा। और इसका अनदर यूज क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने में और साथ ही साथ रोगियों के सेकाई करने में। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन बी में पराबैंगनी किरण है और सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में गामा किरण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गामा किरण की खोज किसने करा था? गामा किरण की खोज किसने करा था? तो आप सभी याद रखना, बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने करा था। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी ध्यान में रखेंगे कि गामा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है? अत्यधिक होती है। या आप कह सकते हैं कि गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि गामा किरण क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये न्यूट्रल रे होता है। और ऐसे आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका अल्फा रे होता है यानी कि अल्फा किरणें, और साथ ही साथ जो आपका बीटा रे यानी कि बीटा किरणें होता है, और साथ ही साथ जो आपका गामा किरणें होता है, ये तीनों ही क्या होते हैं? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये तीनों ही रेडियो एक्टिव रे होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव रे होते हैं, यानी कि रेडियो सक्रिय किरण भी कहलाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब कोई पदार्थ आपका ऑटोमेटिकली या कृत्रिम रूप से विखंडित होता है तो क्या होता है? तो कुछ रे निकलते हैं और उसी रे को अल्फा रे, बीटा रे या गामा रे के नाम से जाना जाता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी अल्फा, बीटा और गामा जो है वो एक प्रकार का रेडियो एक्टिव रे है, जिसमें अल्फा रे पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, बीटा रे पे क्या रहता है? निगेटिव चार्ज रहता है, और गामा किरण क्या होता है? तो गुरुजी न्यूट्रल होता है। जिसकी खोज किसने करा? तो आप कहेंगे बैकुरल नामक वैज्ञानिक ने करा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में अवरक्त विकिरण भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि गुरुजी इसी को हम लोग इंफ्रारेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रे कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम होगा कि इंफ्रारेड रे की खोज किस वैज्ञानिक ने करा था? आप कहते हैं सर हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने करा था। किसने करा था? हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने करा था। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इंफ्रारेड रे का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? आप कहेंगे सर पीछे के सेशन में आपने बताया था कि टीवी के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है, और साथ ही साथ इस रे का उपयोग रोगियों को सेकाई करने में भी किया जाता है। और मेरे मित्र एक और खास बात ध्यान में रखिएगा कि कुहासा में अगर आपको फोटोग्राफी करना है तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? अवरक्त किरणें का, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफ्रारेड रे कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो अल्फा किरण दिया हुआ है। तो मेरे मित्र मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अल्फा, बीटा और गामा इस तीनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे रेडियो एक्टिव रे कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? ऑप्शन दिया हुआ है डी, दूसरा ऑप्शन है एस, तीसरा ऑप्शन है एफ, चौथा ऑप्शन है आपका पी। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाला जो तत्व है वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक से संबंधित होता है? आप कहेंगे गुरुजी ये बताओ कि परमाणु संख्या 56 कौन से तत्व का होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका बेरियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 56 होता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि परमाणु संख्या 56 वाले जो तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में पाए जाते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी के एस ब्लॉक में आपका कौन सा एलिमेंट है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसमें क्षारीय धातु रहता है। क्या रहता है? क्षारीय धातु रहता है। या फिर आप कह सकते हैं कि गुरुजी इसमें क्षारीय मृदा धातु भी रहता है। क्षारीय मृदा धातु भी रहता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि क्षारीय धातु वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं, और साथ ही साथ जो वर्ग 2 के तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। और जो एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं जनरली वो वर्ग 1 एवं 2 के एलिमेंट को कहा जाता है। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे
क्या ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 1 एवं 2 के तत्व को क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, और वर्ग 1 के तत्व को क्षारीय धातु बोला जाता है, और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु बोला जाता है। और आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि एस ब्लॉक में क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु जैसे तत्व क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और साथ ही जो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व वेरियम है वो आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा, आप कहेंगे एस ब्लॉक में पाया जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी की पॉइंट के रूप में 2 और इम्पोर्टेंट चीज़ अपने माइंड में रखेंगे, आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, तब आप क्या कहेंगे मेरे मित्र। तब आप सभी ध्यान में रखना कि जब हम लोग 57 की बात कर रहे हैं तो किसकी बात करेंगे, लेंथेनम की बात कर रहे हैं। किसकी बात करेंगे, लेंथेनम की बात कर रहे हैं। और लेंथेनम जो है ये आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है। और मेरे मित्र अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि परमाणु संख्या 58 वाला तत्व किस ब्लॉक में होगा, आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, तब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि 58 से लेकर के 71 तक के जो परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं वे सब के सब लेंथेनाइट सीरीज के तत्व कहलाते हैं, और जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज के तत्व होते हैं वो आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि परमाणु संख्या 58 वाला तत्व किस ब्लॉक में पाया जाएगा, आप कहेंगे एफ ब्लॉक में पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा, एफ ब्लॉक में पाया जाएगा। ये तीनों चीज आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए उपयोगी है। पहला चीज परमाणु संख्या 56 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में पाया जाएगा, आप कहेंगे एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक में सामान्यतः क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु पाए जाते हैं। क्षारीय धातु वर्ग 1 का तत्व है, क्षारीय मृदा धातु वर्ग 2 का तत्व है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में होगा, आप कहेंगे गुरुजी इसकी बात की जा रही है, लेंथेनम की बात की जा रही है, और लेंथेनम आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में पाया जाता है। और परमाणु संख्या 58 वाला था तो आप कहेंगे गुरुजी आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक में पाया जाएगा। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी जैसे आपने यहाँ पे बताया कि एस ब्लॉक में वर्ग 1 और 2 के तत्व आते हैं, तो जरा सा हमको ये बताओ कि हमारे जो पहले ऑप्शन में डी ब्लॉक दिया हुआ है, इस डी ब्लॉक में कौन से वर्ग से कौन से वर्ग तक के तत्व आते हैं। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, और कई बार मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि वर्ग 3 से लेकर के जो 12 तक के तत्व होते हैं ये आपका क्या होता है, तो आवर्त सारणी का डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है, आवर्त सारणी का डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। आप कहेंगे गुरुजी फिर ये बताओ कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो कौन से वर्ग से कहाँ तक होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वर्ग 13 से लेकर के 18 तक के जो तत्व होंगे वो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। और एस तो आपको मालूम ही है, और एफ क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आ जाएगा। तो आप सभी हमेशा ये भी ध्यान में रखिएगा क्या कि वर्ग 1 और 2 के तत्व एस ब्लॉक कहलाते हैं, वर्ग 3 से 12 तक के तत्व डी ब्लॉक कहलाते हैं, 13 से 18 तक के तत्व पी ब्लॉक कहलाते हैं, और लेंथेनाइट और एक्टेनाइट जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। बहरहाल आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, आप कहेंगे एस ब्लॉक से, और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है पुष्प, दूसरा ऑप्शन है पत्तियां, तीसरा ऑप्शन है जड़, चौथा ऑप्शन है तना। बताइए ना बनेगा, आप कहेंगे सर आसानी से बन जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। बताइए ये हो ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ट्रिप्सिन, लाइपेज, पेप्सिन, एमाइलेज। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी लार ग्रंथि से स्रावित होने वाला जो एंजाइम होता है उसको हम लोग एमाइलेज कहते हैं, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो ट्रिप्सिन है ये हमारे पेनक्रियास से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? पेनक्रियास से स्रावित होता है। साथ ही आपके ऑप्शन में जो लाइपेज है इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये वसा का पाचन करता है और ये भी कहाँ से स्रावित होता है? पेनक्रियास से स्रावित होता है। और तीसरे ऑप्शन में आपका क्या है? पेप्सिन, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये जो है ये जठर रस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जठर रस में। और जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आप कहते हैं कि गुरुजी जठर रस जो है वो जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है? जठर ग्रंथि से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है? लार ग्रंथि की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? लार ग्रंथि की। तो आप सभी हमेशा माइंड में रखना कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसी को हम लोग इंग्लिश में सलेवरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि होती है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मनुष्य में ये 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि मनुष्य में कितनी होती है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये मनुष्य में 3 जोड़ी होती है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लार ग्रंथि से क्या सेक्रेट होता है? तो आप सभी याद रखना, लार जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सैलिवा कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो सैलिवा होता है इसका जो कंपोजिशन होता है इसमें 99% क्या होते हैं? जल होते हैं। 99% क्या होते हैं? जल होते हैं। और 1% आपका क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 1% इसमें इंजाइम होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो इंजाइम होता है उसको, पहला इंजाइम को हम लोग क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे एमाइलेज बोला जाता है। और दूसरा क्या होता है आपका? तो दूसरा होता है लाइसोजाइम। दूसरा क्या होता है? लाइसोजाइम। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे ये जो आपका टाइलिन या एमाइलेज नामक एंजाइम है इसका मुख्य काम क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना, ये स्टार्क को शुगर में बदलता है। स्टार्क को किस में बदलता है? तो गुरुजी शुगर में बदल देता है। और साथ ही साथ जो लाइसोजाइम है इसका काम क्या होता है? तो भोजन में जो हानिकारक छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं उसको किल करने का काम किसका होता है? उसको मारने का काम किसका होता है? लाइसोजाइम का होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है टीन, तीसरा ऑप्शन है एयू यानी कि सोना और चौथा ऑप्शन है पीबी यानी कि सीसा। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए और किस तत्व को जोड़ा जाता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग कांस की बात करते हैं तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज कहते हैं। और ये मुख्य रूप से किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। यानी कि ये जो है Cu+Sn का मिश्रण होता है। लेकिन इसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसमें सर जिंक भी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिंक भी मिलाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ता बोलते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि अगर बात की जाएगी पीतल की, किसकी बात की जाएगी? पीतल की, तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रास कहते हैं। और पीतल का जो मेन कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कॉपर और जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। ऐसे आप सबों को ध्यान में रखना है कि जो ब्रॉन्ज है, कांस है, इसका मेन कंपोजिशन क्या होगा? तो आप कहेंगे कॉपर और टीन। लेकिन इसके हार्डनेस को बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग थोड़ी मात्रा में जिंक भी मिलाते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि कांस जो है वो आपका कॉपर, टीन और जिंक इन तीनों का एलॉय होता है, यानी कि मिश्रण होता है। जबकि पीतल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी पीतल जो है वो मुख्य रूप से कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है? क्वेश्चन करा जा रहा है कि तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए डैश तत्व जोड़े जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तांबे और जस्ता के साथ यानी कि कॉपर और जिंक के साथ कांस बनाने के लिए और कौन सा तत्व जोड़ा जाएगा? आप कहेंगे टीन जोड़ा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारिजिया कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ है 3:1, दूसरा ऑप्शन है 1:2, तीसरा ऑप्शन है 2:3 और चौथा ऑप्शन है 1:3। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। आप कहेंगे गुरुजी ये बताओ कि ये एक्वारेजिया होता क्या है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्वारेजिया को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में अम्लराज कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज कहते हैं। अच्छा ये है क्या, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो है ये आपका परवल संचारक होता है। क्या होता है? परवल संचारक होता है। और इसमें क्या हो सकता है, तो सर जो सोना है वो घुल सकता है। सोना क्या हो सकता है सर? घुल सकता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सोना घुल जाता है, तो आप कहेंगे एक्वारेजिया में, या फिर हिंदी में लिखा हुआ रहेगा तो कहेंगे अम्लराज। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी ये है क्या। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्वारेजिया जो है वो क्या है, तो सर ये सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कि सांद्र HNO3 और साथ ही साथ सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ध्यान में रखिएगा, सांद्र HCl को हम लोग कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और सांद्र नाइट्रिक एसिड को हम लोग कुछ इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। CON मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और इसका मतलब हो गया कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी एक्वारेजिया को अम्लराज बोला जाता है, जो कि एक प्रबल संचारक है, इसमें सोना घुल सकता है। किसका मिश्रण है? तो सांद्र नाइट्रिक एसिड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण है। मेरे मित्र यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि एक्वारेजिया में जो सांद्र HNO3 होता है ये कितना होता है, तो सांद्र HNO3 जो है वो 1 मोल होता है। कितना होता है? 1 मोल होता है। जबकि जो आपका सांद्र HCl होता है ये कितना होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे 3 मोल होता है। कितना होता है? 3 मोल होता है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। बाकी इसका रेशियो बदल भी सकता है, वो डिपेंड किस पे करेगा? क्वेश्चन पूछने के तरीका पे करेगा। तो आप सभी ये कह सकते हैं कि गुरुजी एक्वारेजिया में 1 मोल जो है सांद्र HNO3 होता है और 3 मोल जो है वो सांद्र HCl होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्वारेजिया में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और साथ ही साथ कंसंट्रेटेड HCl, इस दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 1:3 होगा। कितना होगा? 1:3 होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपने आसानी से इसलिए बोल दिया कि गुरुजी एक्वारेजिया में जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र HCl का रेशियो होगा या किस अनुपात में ये मिले होंगे, तो उसको हम लोग 1:3 कह लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो आपने बोल दिया 1:3। लेकिन अगर क्वेश्चन को कुछ इस तरह से पूछा जाए, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के जगह क्या लिख दिया जाए? सांद्र नाइट्रिक अम्ल के जगह सांद्र HCl लिख दिया जाए और फिर बाद में आपका क्या लिखा जाए? फिर बाद में आपका HCl के जगह जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल की चर्चा करा जाए, तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बदल जाएगा। आप कहेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, अभी आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल पहले है और हमको मालूम है कि एक्वारेजिया में जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो कितना होता है? 1 मोल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होता है? 3 मोल। ये फिक्स है, ये आपका 1 मोल और 3 मोल फिक्स है। अब ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगा? तो क्वेश्चन पूछने के तरीके पे डिपेंड करेगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछा तो हमने 1:3 बोल दिया। और अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाए कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ने हमको बताया है कि सांद्र HCl यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड HCl एक्वारेजिया में कितना होता है? 3, और जो आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है एक्वारेजिया में वो कितना होता है? आप कहेंगे 1। तो अगर क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाए कि सांद्र HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का
डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारीजिया कहलाता है, तो हम कहेंगे 3:1 के अनुपात में मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वारीजिया कहलाता है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना होगा कि बेस कंसेप्ट क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो 1 मोल होगा, HCl क्या होगा 3 मोल होगा। देख लेंगे, अगर पहले हमारे क्वेश्चन में नाइट्रिक अम्ल की चर्चा करी जाएगी तो हम लोग इसको टिक करेंगे, पहले HCl की चर्चा की जाएगी हमारे क्वेश्चन में तो हम लोग इस अनुपात को टिक करेंगे, हमारा आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा ही आसान सा सवाल, ये भी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य होगा मूल तरंग दैर्घ्य का 3 गुना, दूसरा ऑप्शन है मूल तरंग दैर्घ्य का 2 गुना, तीसरा ऑप्शन है मूल तरंग दैर्घ्य का 1/3 और चौथा ऑप्शन है मूल तरंग दैर्घ्य का आधा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य कितना होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं तरंग के वेग की तो हम सभी क्या कहते हैं कि तरंग का जो वेग होता है वो तरंग के आवृत्ति और साथ ही साथ तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ध्यान में रखिएगा कि तरंग के वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, आवृत्ति को न्यू से और तरंग दैर्घ्य को हम लोग लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं गुरुजी, v इक्वल्स टू n इंटू लेमडा होता है। क्या होता है, n इंटू लेमडा होता है। मेरे मित्र अगर हम लोग यहाँ से लेमडा निकालने की कोशिश करें तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये हो जाएगा v बटा न्यू क्या है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका आवृत्ति है। क्या है, ये आपका आवृत्ति है और ये क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये वेग है। यानी कि तरंग दैर्घ्य इक्वल टू क्या होता है, तो तरंग का वेग बटा आवृत्ति होता है। ध्यान में रखिएगा ये फॉर्मूला कब होता है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब तरंग का वेग v हो और आवृत्ति न्यू हो तब जो तरंग दैर्घ्य होगा वो v बटा न्यू होगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि न्यू को 2 गुना कर दिया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवृत्ति को क्या कर दिया जा रहा है, 2 गुना कर दिया जा रहा है। यानी कि न्यू इक्वल्स टू 2 न्यू हो जाए तो जो आपका लैम्डा होगा तरंग दैर्घ्य होगा वो क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू लिखेंगे v बटा 2 न्यू। क्या लिखेंगे, v बटा 2 न्यू। और अगर हम लोग थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू v बटा न्यू। तो आप बताइए ये v बटा न्यू क्या है, आप कहेंगे गुरुजी ये तो तरंग दैर्घ्य है। अब जितना आएगा वैल्यू उसको हमको क्या करना होगा, तो गुरुजी 2 से भाग भी देना होगा। तो किसी भी चीज़ को 2 से भाग दीजिएगा तो आप क्या कहिएगा, सर वो बराबर बराबर में बढ़ जाएगा यानी कि आधा हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि अगर किसी तरंग की आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो तरंग दैर्घ्य होगा, आप कहेंगे मूल तरंग दैर्घ्य का आधा हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक 30 केजी द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि Fe प्लस CuSO4 एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu बना ले रहा है। उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है अपघटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब FeCuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना ले रहा है, FeSO4 और साथ ही साथ किसको अलग कर दे रहा है, Cu को अलग कर दे रहा है। और आपको बताना है ये आपका किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मेरे मित्र आप सभी क्या देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि सर ये जो Fe है ये CuSO4 में यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि कॉपर को अलग कर दे रहा है और इस सल्फेट के साथ खुद जुट करके क्या बना ले रहा है, तो गुरुजी खुद जुट करके ये FeSO4 बना ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कॉपर है वो फेरस से क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तभी ना ये फेरस कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटा दे रहा है। आप कहेंगे बिल्कुल सर, कमजोर आदमी को तो हर कोई दाब देता है।
मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से किसी अन्य तत्व को क्या कर दिया जाता है, विस्थापित करके उसका जगह खुद ले लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। हमेशा क्या ध्यान में रखेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक से अन्य तत्वों को विस्थापित करके उसका जगह खुद ग्रहण कर लिया जाता है, उस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। आप क्या देख रहे हैं कि CuSO4 में से कॉपर को विस्थापित किया जा रहा है, किसके द्वारा, फेरस के द्वारा, और खुद जुट करके ये क्या बना ले रहा है, फेरस सल्फेट और कॉपर को अलग कर दे रहा है। ये अभिक्रिया आपका क्या हो जाएगा, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu उपयुक्त अभिक्रिया उदाहरण है, आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे पहले ऑप्शन में अपघटन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो ये क्या होता है। तो भाई मेरे, अपघटन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूट करके क्या होते हैं, तो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण करते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन में तो दहन अभिक्रिया भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से आपको उष्मा और साथ ही साथ क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंबसन रिएक्शन कहते हैं, यानी कि दहन अभिक्रिया कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन में संयोजन अभिक्रिया भी दिया हुआ है, तो मेरे मित्र इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब दो पदार्थ आपस में जुट करके एकल प्रतिफल का निर्माण करते हैं, तब इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश पारा का अयस्क है। ऑप्शन दिया हुआ है हेमेटाइट, दूसरा ऑप्शन है मैग्नेटाइट, तीसरा ऑप्शन है सिनेबार, चौथा ऑप्शन है बॉक्साइट। बताइए न बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहले ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात की जा रही है, पहले और दूसरे ऑप्शन में जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात की जा रही है, ये क्या है, तो लोहा का अयस्क है। क्या है, लोहा का अयस्क है। और यही नहीं, अभी और सुनिए, लोहा का अयस्क और भी होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट के अलावा अगर बात करी जाए लिमोनाइट की और साथ ही साथ बात करी जाए सीडेराइट की, तो ये भी क्या होते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे लोहा के ही अयस्क होते हैं। और साथ ही आपके अगले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो अगले ऑप्शन में दिया हुआ है सिनेबार। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कई बार याद करा है कि सिनेबार जो है वो क्या है, आप कहेंगे ये पारा का अयस्क है। और आपके अगले ऑप्शन में किसकी चर्चा की जा रही है, तो अगले ऑप्शन में बॉक्साइट की चर्चा की जा रही है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो एल्युमिनियम का प्रिंसिपल ओर होता है वो किसको बोला जाता है, बॉक्साइट को बोला जाता है। ये किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो मेरे मित्र आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि डैश पारा का अयस्क है, आप कहेंगे सिनेबार। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकंड लगते हैं तथा उसकी गति 300 मीटर पर सेकंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 720 न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है 180 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है 900 न्यूटन और चौथा ऑप्शन है 600 न्यूटन। मेरे मित्र इस टाइप का सेम कंसेप्ट वाला प्रश्न मैंने आपको पीछे के सेशन में करवाया है, और जो कंसेप्ट मैंने वहाँ पे आपको बताया था वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज़ होगा। बस फ़र्क क्या है, तो गुरुजी क्वेश्चन में कुछ डाटा तो सेम है, जैसे गोली का द्रव्यमान तो सेम है, लेकिन यहाँ पे समय क्या कर दिया गया है, तो गुरुजी समय को बदल दिया गया है। और साथ ही साथ जो गोली का अंतिम वेग है, यानी कि बंदूक के बैरल से बाहर निकलने का वेग है, उसको भी बदल दिया गया है। बाकी कंसेप्ट आपका क्या है, तो सर सेम है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे गोली का द्रव्यमान कितना है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में दिया हुआ है गोली का द्रव्यमान 12 ग्राम है। इसको जब केजी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/1000 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.012 kg। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गोली का प्रारंभिक वेग क्या होगा, आप कहेंगे सर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अचानक से 300 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त नहीं करा होगा, ये 0 से स्टार्ट करा होगा चलना।
और साथ ही इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसको बैरल से बाहर निकलने के बाद जो इसका वेग होता है वो 300 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। और साथ ही इसको कितना टाइम लग रहा है, तो गुरुजी टाइम जो है वो 0.006 सेकेंड लग रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल कितना होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है F इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला ma होता है, और हमको ये भी मालूम है कि A इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है। तो क्या हम लोग इसको F इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। और मेरे मित्र अब क्या करना है, तो जितने भी डाटा आपके पास है उन सभी को यहाँ पे रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि m के जगह हम लोग क्या रखेंगे, आप कहेंगे 0.012 रखेंगे। साथ ही यहाँ पे v, तो v आपका कितना है, तो गुरुजी 300 मीटर पर सेकेंड, तो 300 अब माइनस क्या हो जाएगा, आप कहेंगे u कितना है आपका 0, तो लीजिए हम यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं। अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि गुरुजी बटा समय हो जाएगा, समय कितना है 0.006, तो लीजिए हम इसको 0.006 यहाँ लिख दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 300 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 300 ही बचेगा। तो भाई मेरे ये आपका हो जाएगा 0.012 इंटू 300 अब बटा 0.006। मेरे मित्र आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊपर में भी पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ नीचे में भी पॉइंट के बाद 3 अंक है, ये पॉइंट तो आपका ऐसे ही चला जाएगा। फिर से आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे अगर हम लोग इसको कैंसिल करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि 50 छाके कितना होता है 300 और 12 पंचे 60 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 600 न्यूटन। इसका मतलब ये हुआ कि बंदूक द्वारा जो गोली पर आरोपित बल होगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 600 न्यूटन। तो देख लीजिए कि 600 न्यूटन आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे सर चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जल का वाष्पन होता है, ऑप्शन दिया हुआ है हिमांक बिंदु पर, दूसरा ऑप्शन है संगलन ताप पर, तीसरा ऑप्शन है सभी तापमान पर, चौथा ऑप्शन है क्वथनांक पर। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि वाष्पन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवोपरेशन कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को ध्यान में रखना है कि वाष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, तो एक प्रकार का सतही घटना होती है, यानी कि इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। वाष्पन क्या है आपका, एक सतही घटना है। और आप सभी को ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना है कि वाष्पन की जो प्रक्रिया है ये सभी तापमान पर संभव है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी संभव है। वाष्पन होने के लिए किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि वाष्पन जो है वो एक प्रकार की सतही घटना है जो क्या होता है, तो सभी तापमान पर संभव है। अच्छा इसमें होता क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसमें जो जल है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो वाष्प बन करके उड़ना शुरू कर देता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। या आप सभी ये भी कह सकते हैं कि जल का धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित होना क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि वाष्पन जो है वो आपका किस प्रकार का फिनोमिना है, सतही घटना तो है ही है, साथ ही और क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये आपका एक प्रकार का स्लो फिनोमिना है। क्या है, स्लो फिनोमिना है। मतलब क्या कि ये जो है आपका ये एक धीमी प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि हम सभी कहते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया में जल जो है वो धीरे धीरे वाष्पित होकर के क्या होता है, तो हमारे वायुमंडल में चला जाता है। इसीलिए ये क्या है, तो एक प्रकार की धीमी प्रक्रिया है, सतही घटना है जो कि सभी तापमान पर संभव है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा मोस्ट पॉपुलर चीज़ है, आपके एग्जाम में लगातार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ठंडक का कारण होता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वाष्पन जो है वो क्या करता है, तो ठंडक का कारण बनता है। वाष्पन जो है वो क्या करता है, तो गुरुजी ये ठंडक का कारण बनता है। और मेरे मित्र आप सभी देख रहे होंगे अभी अपने आसपास में अभी गर्मी चल रहा है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीने के लिए पानी जो है वो मटका में रखते हैं, घड़ा में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि घड़ा से क्या होता है, तो सर वाष्पन की प्रक्रिया होती है और जिस वजह से जो घड़ा में पानी रखा जाता है वो क्या रहता है, आपका ठंडा रहता है। तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि मटके का पानी आपका ठंडा हो जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा, आप कहेंगे वाष्पन के प्रक्रिया के द्वारा। बहरहाल आपसे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल का वाष्पन होता है, आप कहेंगे सभी तापमान पर। इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बहुत सारे मित्रों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में तो हिमांक बिंदु है। मेरे मित्र इसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी जल आपका ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है, जल आपका बर्फ में बदल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन में तो संगलन तापमान है, तो ये संगलन क्या होता है? मेरे मित्र संगलन मतलब क्या हुआ, गलना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं, यानी कि वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी पदार्थ आपका गलना शुरू कर देता है, मेल्ट होना शुरू कर देता है, उसी को हम लोग संगलन ताप कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन में तो क्वथनांक भी दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्वथनांक को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसी को हम लोग इंग्लिश में बॉइलिंग कहते हैं, यानी कि वैसा टेम्परेचर जिस पे आपका जल उबलना शुरू कर देता है उसको क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है या फिर क्वथनांक बिंदु बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा ही हलवा टाइप सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि वेग और समय का गुणनफल डैश। ऑप्शन दिया हुआ है दूरी, दूसरा ऑप्शन है विस्थापन, तीसरा ऑप्शन है संवेग, चौथा ऑप्शन है चाल। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा, और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 418 ओम के प्रतिरोध वाले कॉइल से 1 मिनट में 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उत्सर्जित ऊष्मा का मान होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 36 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 360 कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 54 कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 540 कैलोरी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक कॉइल है जिसका प्रतिरोध कितना है, इसका प्रतिरोध 418 ओम है और इससे विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 0.3 एम्पियर। कितना देर के लिए? तो गुरुजी 1 मिनट के लिए। और आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब इस कॉइल से जिसकी प्रतिरोध 418 ओम है 0.3 एम्पियर की विद्युत धारा 1 मिनट तक प्रवाहित होगी, इसके द्वारा जो उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होगी वो कितनी होगी? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे H = I² RT का फॉर्मूला लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये जो आपका H = I² RT है, ये कहाँ से आया है? तो जूल के ऊष्मीय नियम से आया है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को किसने बताया था? तो गुरुजी जूल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ एक परिवर्तन करना होगा। समय हमारा मिनट में दिया हुआ है, इसको हमको सेकंड में लाना होगा। 1 मिनट कितना के बराबर होता है? 60 सेकंड के बराबर होता है। अब इन सारे वैल्यू को इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग H = क्या लिख सकते हैं, 0.3 का स्क्वायर गुना 418 और गुना क्या लिख सकते हैं, 60। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे गुरुजी, ये हो जाएगा हमारा 0.09 गुना 418 और गुना क्या हो जाएगा, 60। जब आप इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, ये आपका 2257.2 जूल के समथिंग आएगा। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे आपको वैल्यू जो है वो जूल में मिल रहा है। किस में मिल रहा है? जूल में मिल रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन किस में दिया हुआ है? कैलोरी में दिया हुआ है। तो परेशान नहीं होना है। क्या करेंगे? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि 1 कैलोरी = होता है 4.184 जूल। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल = कितना हो जाएगा, तो 1/4.184 कैलोरी हो जाएगा। मेरे मित्र यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि 2257.2 जूल में कितना कैलोरी होगा, तो आप कहेंगे सर 2257.2 बटा 4.184 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 539.48 के समथिंग आएगा, जो कि आपका किसके बराबर है? तो आप कह सकते हैं कि गुरुजी ये 540 कैलोरी के बराबर है। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ईंधन जो पृथ्वी के अंदर कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है, चारकोल, बायोमास, लकड़ी, जीवाश्म ईंधन, क्या होगा आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वैसा ईंधन जो पृथ्वी के अंदर कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है उसे क्या बोला जाता है? मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि वैसा ईंधन जो पृथ्वी के अंदर कार्बनिक पदार्थों के विघटन से प्राप्त होता है उसी को फॉसिल्स फ्यूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉसिल्स फ्यूल बोला जाता है। और इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम लोग हिंदी में जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, तो सर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कोयला ले सकते हैं। कोयला क्या है? हमारा जीवाश्म ईंधन है।
पेट्रोलियम पदार्थ हमारा क्या है, तो आप कहेंगे जीवाश्म ईंधन है। ये सभी क्या होते हैं, तो गुरुजी कार्बनिक पदार्थों के विघटन के चलते पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है और इसीलिए ये क्या कहलाएगा, फॉसिल्स फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप सबों के मन में चल रहा होगा कि गुरुजी पहले ऑप्शन में तो चारकोल दिया हुआ है, तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि चारकोल का मतलब क्या होता है, तो चारकोल का मतलब होता है काठ कोयला। क्या होता है, काठ कोयला, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लकड़ी का कोयला। क्या कहते हैं, लकड़ी का कोयला। और आप सभी ध्यान में रखेंगे क्या कि जो चारकोल बनाने की प्रक्रिया होती है, चारकोल बनाने की प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसको पायरोलाइसिस बोला जाता है। पायरोलाइसिस नहीं समझेंगे सर, पायरोलाइसिस समझेंगे। तो कोई भी आपसे पूछे चारकोल क्या है, आप कहेंगे काठ कोयला या लकड़ी का कोयला होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आप कहेंगे पायरोलाइसिस कहलाती है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो बायोमास भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बायोमास जो है वो मनुष्यों के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे आप कह सकते हो पुराना ईंधन है। आप कहेंगे ये होता क्या है, मेरे मित्र बहुत ही साधारण सा चीज़ है, जलावन। आप सभी समझते हैं ना, जलावन क्या होता है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी सूखी लकड़ी होती है या पेड़ की टहनी होती है, सूखा पत्ता होता है। तो इस तरह के जितने भी जलावन होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, बायोमास कहलाते हैं। और मनुष्यों के द्वारा सबसे पुराना जो ईंधन यूज किया जाता है वो क्या है, आपका बायोमास है, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है, तो सूखी लकड़ी आ जाता है, सूखे पेड़ पत्तों के जो पत्तियां होती है वो आ जाता है, टहनियाँ आ जाती है, ये सब आ जाता है। और आप सबों को मालूम होगा कि मनुष्य इसको बहुत पहले से यूज करता आ रहा है एज अ जलावन के रूप में। और मेरे मित्र इस ईंधन की एक सबसे बड़ी खराबी क्या है कि जब ये जलता है तो इससे राख उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग ऐश कहते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो कि क्या होता है, तो सर हमारे नेचर के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और इसीलिए अब क्या हो रहा है, तो सर धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और अब हम लोग ज़्यादातर किसका यूज़ करने लगे हैं, तो सर हम लोग एलपीजी का यूज़ करने लगेंगे, गैस का यूज करने लगे हैं, जो कि क्या है सर, तो सर ये कम पॉल्यूटेड होता है, यानी कि ये हमारे वायुमंडल को कम प्रदूषित करता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन में लकड़ी भी दिया हुआ है, भाई मेरे आप सभी समझ रहे होंगे। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही आसान सा सवाल और कई दफ़ा मैंने अपने सेशन में आपको बताया है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें अधिक विविधता देखने को मिलती है, रीजनरेशन, बर्डिंग, सेक्सुअल और सेक्सुअल, क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसको हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि लैंगिक प्रजनन कहते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो मेरे ख्याल से आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।